नमस्कार। कानून की बात के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और साथ ही महिलाओं से जुड़े अनेकों विषयों को अभिव्यक्ति प्रदान करने की मंशा के साथ ही देश में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में महिला आयोग अधिनियम 1990 की नींव रखी गई। ये वो अधिनियम था जिस अधिनियम के तहत देश में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर महिला आयोगों की स्थापना की गई। महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के लिए सेफ गार्ड के रूप में 90s के दशक के साथ लगातार आज भी काम कर रहे हैं। महिला आयोग के लिए बनाया गया ये अधिनियम क्या है, इस अधिनियम के तहत किस तरह से महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ काम किया जाता है, किस तरह से शिकायतें इस आयोग में सुनी जाती हैं, क्या प्रक्रिया होती है, आम लोग इस अधिनियम को कैसे जानें, कैसे समझें, क्या क्या अधिकार हैं महिलाओं के, किन समस्याओं की समाधान के लिए महिलाएं आयोग के पास जा सकती हैं, इन तमाम विषयों पर आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। और इस पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे बीच कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर लाड कुमारी जैन। आप पूर्व अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दर्शकों को मैम के बारे में बताना चाहेंगे। आप राजनीति विज्ञान की आप प्रोफेसर भी रही हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। आपने सालों तक राजनीति विज्ञान विषय पढ़ाया है और लंबे अरसे तक महिलाओं के लिए आंदोलन की शुरुआत करने में अहम भूमिका लाड कुमारी जैन जी की रही है। और सबसे अहम ये कि भीलवाड़ा ज़िले में, राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले से आप आती हैं और वहाँ पर पहला लड़कियों के लिए जो स्कूल है वो आप ही के नेतृत्व का परिणाम है। उस ज़िले में महिलाओं के लिए स्कूल नहीं था, वो आपने शुरू किया और आगे चलकर आप महिला आयोग राजस्थान की अध्यक्ष भी बनी। डॉक्टर लाड कुमारी जैन, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि महिला आयोग अधिनियम तो 90 में आया, लेकिन हम अगर मानव अधिकारों की बात करें तो 1948 में ही मानव अधिकारों की घोषणा कर दी गई। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तो हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार भी मिल गए, हमारे मौलिक अधिकार भी हमें मिल गए। फिर ये 90 के दशक तक आते आते इतना लंबा अरसा कैसे लगा कि महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक वुमेन कमीशन की भी आवश्यकता पड़ी? तो हम ग्लोबल सिनेरियो इसका पहले जानना चाहेंगे। आपके प्रश्न पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि भीलवाड़ा जिले में एक गांव मांडलगढ़ गांव, और मांडलगढ़ को ही मैं बिलोंग करती हूँ। तो वहीं पर ही जब हमने 5th की और आगे नहीं था तो एसडीएम से मिलना, वीडियो से मिलना, स्कूल खुलाया तो मांडलगढ़ के अंदर वो स्कूल गर्ल्स पहला स्कूल था जी। अब इस पर बात करते हैं। एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और यूएन चार्टर बन गया था 1945 में, 24 अक्टूबर को हम यूएन डे के रूप में मनाते हैं। और उसके एक साल बाद ही 1946 में और भी कमीशन बने थे। उसमें 2 कमीशन, एक तो मानवाधिकार आयोग है कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके साथ ही एक और कमीशन बना जिसका जिक्र नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। वो था यूएन कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वीमेन। महिलाओं की स्थिति को लेकर के एक कमीशन बना और उस कमीशन का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि उस कमीशन ने 30 साल तक जबरदस्त काम किया पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड की महिलाओं की सब अलग अलग हिस्सों की महिलाओं के ऊपर काम किया, सब तरह से, मतलब एरिया वाइज भी और प्रॉब्लम्स वाइज भी जी। और उसके बाद सीडा ट्रीटी बनी जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 1979 में पारित हुई। तो ये 79 में जो सीडा है उसके पीछे 30 साल की जो कहानी है वो कमीशन जो था उसका काम था। और उसके जबरदस्त कमीशन के बाद वो और सीडा ट्रीटी, क्योंकि अभी पूरे विश्व में एक महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा चल रहा है और उसमें भी क्योंकि जिन 3 बहनों की एक साथ हत्या कर दी थी और तब यूनाइटेड नेशन ने ही इसको डिक्लेयर किया, तो वो पखवाड़ा 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मानवाधिकार तक चलता है। वो पूरे विश्व में कर रहा, हम लोग भी यहाँ करते रहते हैं। और ये 70 के दशक से मनाया जा रहा है। और वह ये कि 79 में पास होकर के सीडा और 81 में रेटिफाइड हो गया था काफी लोगों ने। उस समय इंडिया, भारत ने, हमारे देश ने, जबकि यूएन चार्टर में हमने साइन किए, 50 हस्ताक्षर देशों में से एक इंडिया अग्रणी देश है भारत। लेकिन सीडा ट्रीटी में जो क्लोजेस थे उसको देखते हुए उसमें हम लोग ने कहा हम अभी उस पोजीशन में नहीं साइन करें। और हमारा आर्गुमेंट उस समय ये था कि हमारी कंट्री में भी कस्टमरी लॉज है, फैमिली लॉज है और पर्सनल लॉज है जो महिलाओं को बराबर का हक नहीं दे पा रहे। तो ऐसी स्थिति में जब तक हम अपने में सुधार नहीं करेंगे इस ट्रीटी पे साइन नहीं हो सकता। उसमें प्रावधान था कि जितने को आप एग्री करते हो और साइन करने के बाद उसकी पालना
तो वो पार्शियली आंशिक रूप से हम दर्शकों को यहाँ इसके फीड जो फैक्ट्स हैं वो बता देते हैं। सीडो जिसकी मैडम बात कर रही हैं वो है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये एक संविदा थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई, जिसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले तमाम तरह के अपराधों के विरुद्ध, हिंसा के विरुद्ध ये संविदा की गई थी। और इसमें भारत ने हस्ताक्षर करने में एक लंबा समय लिया और 1993 में भारत ने हस्ताक्षर किए इस पर, और 1979 में ये सीडो बन चुकी थी, जबकि इससे पहले 1948 में मानव अधिकारों की भी घोषणा हो चुकी थी। मैम, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर भारत अग्रणी रहा है, अलग अलग संविधाओं पर हस्ताक्षर भी भारत ने किए हैं। इस अधिनियम को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप उठ करके नहीं आती है ना जी। उसको इम्प्लीमेंट करने और कार्यरत करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए आपको कोई टूल चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। तो जो यहाँ पर आप यदि उसको हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत अच्छा है, बिल्कुल संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, और कुछ धाराएं तो बहुत अच्छी है जिसको हम हर कानून को बनवाने में इस्तेमाल करते रहे, जैसे आर्टिकल 14 है, 15 है, 19 है, 21 है। 21 बहुत जबरदस्त है, 42 है। हमने तो जो भौरी वाला केस था उसमें भी इन्हीं धाराओं का किया। तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे सब कुछ है, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक विशेष बात है कि जो अनुच्छेद 15 है उसमें प्रोहिबिशन ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ क्लास रिलेशन, मतलब रिलीजन एंड द प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एंड प्लेस ऑफ द बर्थ, इन 5 के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उसी आर्टिकल 15 के अवहेलना की गई। नहीं, उप अनुच्छेद 3 ऑफ आर्टिकल 15, 3 ऑफ द आर्टिकल 15 में विशेष प्रावधान किया गया महिलाओं और लड़कियों के लिए, उनके अपलिमेंट के लिए। ये स्टेट ऑब्लिगेशन होगा, ऑब्लिगेटरी बनाया कि उनकी ड्यूटी होगी कि टाइम टू टाइम इनके अपलिमेंट के लिए, इनके स्थितियों को सुधार करने के लिए वो नियम बनाए, कानून बनाए और योजनाएं बनाए। विशेष प्रावधान जी संशोधन के बाद जोड़ा गया। नहीं, 3 पहले ही था जी। 3 जो है आर्टिकल 15 है उसमें 1, 2, 3, तो 1 में तो आपने कहा कि भेदभाव नहीं होगा, लेकिन 3 में विशेष प्रावधान किया। कभी नहीं समझ पाने से लोगों को लगता है ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये विशेष प्रावधान किया था ताकि उन महिलाओं, और इसी के तहत ये सारे कमीशन वगैरह और ये सब बनाने पड़ते हैं। फिर क्या हुआ, 87 में जो सती वाला रूपकुमार देवराला हुआ, और पूरा देश में काफी इसको लेके आक्रोश था। तो कई सारी ऐसी चीजें थी, और फिर ये था कि हमें वहाँ सीडा पे साइन करने के पहले हमें अपनी स्थिति को सुधारना है, बिल्कुल। और इसीलिए पहले ये अधिनियम 1990 में ये अधिनियम बनाया, और 1993 में महिला आयोग की स्थापना की जी। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जाकर के हमने उसको साइन किया सीडो पे। बहुत अहम, हम दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 जिसमें पूरे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, ये इसके तहत 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, और ये एक वैधानिक निकाय है, यानी संवैधानिक निकाय है ये पूरी तरह से। और सबसे पहली जो अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की वो थी जयंती पटनायक, जिनकी अध्यक्षता में वो आयोग का गठन हुआ। और इस गठन के बाद ही, और इसका गठन जैसा कि डॉक्टर लाडकुमारी जी कह रही हैं, संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया, और अनुच्छेद 15(3) के तहत जो विशेष प्रावधान है उसके तहत ये कानून बनाया गया। ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात थी। अब राज्य स्तर की, क्योंकि महिला आयोग की मैडम अध्यक्ष भी रही हैं, इसकी भी कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को हम दे दें। 15 मई 1999 में राजस्थान कमीशन बनाया गया, यानी महिला आयोग राजस्थान जो है उसका गठन 1999 में किया गया, और यहाँ पर पहली चेयरपर्सन जो थी वो कांता खतूरिया जी थी। और 2011 से 2014 तक मैडम लाडकुमारी जैन ने उस पद पे अपना कार्यभार संभाला, और काफ़ी इनोवेशन आपने किए। तो मैम, राजस्थान के संदर्भ में जानना चाहेंगे कि महिला आयोग की जो कार्य प्रणाली है वो क्या होती है, आम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, वो जानना समझ पाते हैं। देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम का ड्राफ्ट हम महिला संगठनों ने मिलकर तैयार किया। हमने 4-5 दूसरे स्टेट्स जिनके पहले बन गए थे उन सबके भी एक्ट लिए, और जहाँ जिन में कमियां थी उन सबको भी अलग कर, मतलब उनको डिलीट करते हुए हम अपने एक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए जी। इवन हमारे यहाँ का एक्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के एक्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सिविल कोर्ट की पावर्स है। बिल्कुल। तो ये लोगों को पता नहीं होता है क्या कर सकता महिला आयोग के पास सारी पावर्स है जी। बिल्कुल, करने वाला चाहिए, कमिटमेंट चाहिए,
अपनी मंशा होनी चाहिए और बिल्कुल फेयर तरीके से अनबाइज्ड होकर काम करे तो सब कुछ आपके पास है। मैंने तो 3 साल में जो काम किया इसी ने ताकत दी मुझे काम करने की, जो एक्ट है उसने ताकत की। जी बिल्कुल। तो इसमें जो क्योंकि सो मोटो भी हम इसमें ले सकते हैं, जैसे अखबारों में जो घटनाएं छप रही है अभी भी तो महिला आयोग, मतलब सो मोटो को थोड़ा सा और विस्तार से समझा दीजिए कि सत्य प्रसंज्ञान लेना, सत्य प्रसंज्ञान मतलब हमारे पास वो पीड़िता नहीं आई, महिला आयोग के पास पीड़िता भी नहीं आई, महिला आयोग के पास किसी के पेरेंट्स नहीं आए, कुछ नहीं आई, किसी की लिखित या मौखिक नहीं आई। लेकिन अखबारों में जो रोज छप रहा है, ऐसा हुआ था उस समय जब मैं महिला आयोग में थी और छोटी छोटी लड़कियां कहीं जा रही है, हाईकोर्ट में केस लगा था, हाईकोर्ट जज साहब ने कहा, पुलिस को काफी ताली पड़ी थी कि इतनी बच्चियां क्या जमीन निगल रही है आसमान में जा रही। मैंने तब पूरे राजस्थान के दौरे किए, कुछ गुप्त दौरे भी किए कि बच्चों का क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। उस पीरियड में 46 माइनर गर्ल्स जेके लोन हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। ओह माय गॉड। उतने पीरियड में क्या हो रहा है, और या फिर उन लड़कियों को आप चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के लिए जा, और मिसिंग पर्सन मैंने दौरे में देखा, पुलिस से पूछा 100 मिसिंग गर्ल्स की रिपोर्ट और मिल नहीं रही। तो ये चीजें मुझे बहुत अंदर से कचोटा। बिल्कुल बिल्कुल। और तब कुछ करना कुछ चाह रहे, लेकिन मेरा एक गंभीर और सिंसियरिटी उसमें आ गई, मतलब कि ये गंभीर मामला है और अर्जेंसी वाला और आपने सो मोटो से उसमें तो उसको किया जी। तो सो मोटो लिया, दौरे भी किया और फिर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बना करके, और उस समय जो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी तो वसुंधरा जी थी और होम मिनिस्टर, दोनों को मैंने वो रिपोर्ट भेजी अपना टर्म पूरा होने के पहले। बहुत अहम। तो सुओ मोटो का मतलब आपने समझ लिया है कि अगर समाज में किसी भी तरह का महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है या फिर किसी तरह की हिंसा हो रही है तो महिला आयोग खुद स्वतः प्रसंज्ञान लेकर उस पर जांच कर सकता है और पूरी पावर महिला आयोग के पास होती है। मैम, कुछ आंकड़ों की, जैसे हिंसा की और आपने ट्रैफिकिंग की बात की, मिसिंग गर्ल्स की बात की, कुछ आंकड़े हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्ष 2024 के, तो वो हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे और आपके भी संज्ञान में लाना चाहेंगे। 12,648 शिकायतें वर्ष 2024 में महिला आयोग के पास गई हैं और इनमें सबसे ज्यादा गई हैं उत्तर प्रदेश से। 6,492 शिकायतें उत्तर प्रदेश राज्य से दर्ज की गई हैं, दिल्ली से 1,119 और महाराष्ट्र से 764 शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग में, यानी जो दिल्ली में है जिसका कार्यालय, वहां पर ये दर्ज की गई हैं। और सबसे अहम जो बात निकल के आई है इन आंकड़ों में वो है 3,567 वो मामले दर्ज हुए हैं जिसमें गरिमा के अधिकार से संबंधित शिकायतें आयोग में दर्ज की गई हैं। और घरेलू हिंसा से जुड़े मामले हैं 3,213, 1,963 हैं दहेज उत्पीड़न के, 821 छेड़छाड़ के, 524 महिलाओं के प्रति पुलिस की उपेक्षा के, और रेप के भी केसेस हैं 658, जो रेप के प्रयास के मामले। मतलब कैटेगरीज हम देखें तो कोई कैटेगरीज ऐसी नहीं है जिसपे हिंसा ना हो रही हो, ये तो वो मामले जिन्होंने रिपोर्ट हुई है। जी बिल्कुल। और अनरिपोर्टेड मामले और भी कहीं गुना है। बिल्कुल। हम यहाँ पर प्रक्रिया जानना चाहेंगे कि बाई चांस कोई व्यक्ति या महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करती है तो प्रक्रिया क्या होती है, कैसे मामले को सुलझाया जाता है? महिला आयोग में तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ का महिला आयोग, इसीलिए उसको पहले क्या सेक्रेटेरिएट में शुरुआत हुई थी और तब महिला आंदोलन, महिला आयोग, महिला संगठनों ने ही इसको कहा कि आम औरत का नहीं चलेगा, बस में नहीं होगा कि उस सचिवालय में जाए, पास बनवाए और महिला आयोग तक पहुंचे। तो बहुत ज़्यादा तब जाकर के, और महिला आयोग गांधीनगर मोड़ पे, और वो भी पशु भवन के अंदर, तब भी हमारा विरोध था कि वो जैसे स्वतंत्र भवन नहीं था। लेकिन फिर पीछे की तरफ की पूरी बिल्डिंग जो है महिला आयोग को मिली और महिला आयोग वहाँ चल रहा है। तो इजी है कि हर कोई कहीं से भी रीचेबल प्लेस, गांधीनगर मोड़ पे उतर जाए और वहाँ से आ जाए, मेन रोड पे ही है, चौराहे पे ही है। अब उसमें वहाँ आने के बाद ये है कि वो अपनी एप्लीकेशन लिख के लाती है या मौखिक रूप से बात कहती है तो कोई उसकी एप्लीकेशन लिखने में मदद कर देते हैं। तो उसके बाद उसकी पहली बार जो महिला आती है उसको अटेंड करके, उसकी सुन के, और वो किस किस के खिलाफ अपनी करती है, या उसके साथ घटना हो गई सीधी पुलिस कार्रवाई चाहिए। तो जहाँ पारिवारिक मामला नहीं है तो वहाँ पुलिस का, तो सीधा ही मैं पुलिस को ही फोन करती हूँ और उनकी एफआईआर, आप ये 4 चक्कर आपने लगवाए, इसके एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। और ये बात तो मैं मानती हूँ कि मेरे पीरियड में मैंने जब भी पुलिस को फ़ोन किया, किसी भी थाने को फ़ोन, मैं किसी से फ़ोन नहीं करवाती थी, खुद एसएचओ को फ़ोन करती थी हर मामले में। और उससे ये कि पुलिस के साथ मेरा एक अच्छा संबंध बना। बिल्कुल। और उनको भी एक पहचान होती थी कि मैडम को कोई लाग लपेट नहीं चाहिए किसी तरह का फ़ोन। मैं उनको यहाँ तक कह देती थी
कि आपको किस बात का डर, आप फिर इन्वेस्टिगेशन करिए, फिर तरीके से काम करिए, ज्यादा आपका ट्रांसफर करेंगे, नौकरी करनी कहीं पर भी करो। तो एक मॉरल भी निष्पक्ष न्याय के लिए, जी 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 बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि निष्पक्ष। उसके बाद हम जो उनके खिलाफ है उनको पार्टीज को नोटिस भेजते हैं, समन भेजते हैं और तारीखें पड़ती है। तो हम हर मतलब सप्ताह में 2 दिन हियरिंग के रख रखे थे, आउट मतलब जिलों में दौरे भी होते थे, लेकिन जिस 2 दिन जो फिक्स कर रहे होते हैं वहां पर वो करते। जी जी, तो बाकी वो आ सकते हैं। और ये एक नियम बना दिया था मैंने अपने पीरियड में, तो 7 बजे तक चाहे 8 बजे जितनी महिलाएं हमारे वहाँ पोर्ट्स में आ गई हैं, बहुत तो क्या अहम अंदर वो लेकर के आती कि मुझे कोई राहत मिले। और बता नहीं सकती हूँ, यदि उन सब महिलाओं को लगता है कि आज सबकी बात पूरी हो गई तो खुद को भी बहुत सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है। जी बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये मैम का कि महिला आयोग में चाहे शिकायत आप सीधे तौर पर भी दर्ज करा सकती हैं, या फिर अगर कोई शिकायत पहले से कहीं पुलिस स्टेशन में दर्ज है या कोई मामला ऐसा है जहां पर आपको महिला आयोग की मदद की जरूरत है, तो उसमें भी महिला आयोग की मदद ली जा सकती है। पुलिस की मॉनिटरिंग भी महिला आयोग कर सकता है उस संबंधित जो भी मैटर है उसमें। तो महिला आयोग से संपर्क करने के लिए आपको झिझकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी शिकायत लेकर, अपनी समस्या लेकर आप कभी भी जा सकते हैं। 24/7 हेल्पलाइन भी राष्ट्रीय महिला आयोग की और महिला आयोग राजस्थान की भी संचालित है। मैम हेल्पलाइन के लिए ही हम जानना चाहेंगे, हम नंबर भी बता देते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो हेल्पलाइन है उसका नंबर आपको बता देते हैं। 24/7 ये हेल्पलाइन चलती है, 14490। ये हेल्पलाइन आप नोट कर लें, आप फोन पर अपनी समस्या बता सकते हैं। राज्य महिला आयोग की जो हेल्पलाइन है उसका नंबर है 181। इसकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर के यहाँ से होती है। मैम हम हेल्पलाइन की बात करेंगे। हेल्पलाइन पर अगर कई बार तो हमें समझ नहीं आता है कि हेल्पलाइन पर मदद लेनी है तो क्या करें, तो हेल्पलाइन कैसे काम करती है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी महिला बाल विकास विभाग में यहाँ आकर के बाइफरकेट हो गए, वहाँ तो एक ही वहाँ से चलता है। तो जो जहाँ सोर्स स्टे होम चल रहे थे गवर्नमेंट के, मतलब आश्रय गृह, जैसे हमारे यहाँ पहले अल्पावास गृह था, फिर स्वाधार गृह हो गया, शक्ति समय जैसे जैसे स्कीम में अपग्रेडेशन हो गया, अभी शक्ति सदन है, सब जगह शक्ति सदन के नाम से है। तो महिला आयोग के पहले हमने रुआ में ही गवर्नमेंट से हेल्पलाइन ली थी, और वो हेल्पलाइन 2001 या 2 में शुरू की थी। और वो हेल्पलाइन केवल उन्हीं को दी जाती जिनका सोर्स होम चल रहा साथ में, क्योंकि 24 आवर्स काउंसलर रहेगी, उनकी सिक्योरिटी वगैरह। तो ये हमने वहाँ पर भी चलाई। बाद में फंड नहीं भी आया तो वहाँ रुआ में भी हमने 10 साल तक अपने रिसोर्सेज से चलाया। ये भी उस समय 181 इंट्रोड्यूस हुआ था, और तब चीफ सेक्रेटरी साहब थे हम किसी फंक्शन में, तो मैंने कहा साहब ये लाइन आ रही है, आप मेरे को महिला आयोग में देंगे। तो वहाँ के बजाय सबसे पहले 181 हमारे को महिला आयोग में दे दिया था। जी बिल्कुल। और महिला आयोग में नीचे ही एक कमरे को पूरा तैयार करा के, और नाइट ड्यूटी पे लड़कियां कैसे रह सके, और इसमें क्या जानकारी, शिकायत जो करे उसको क्या जानकारी शेयर करनी चाहिए ताकि तुरंत मदद मिल जाए? देखिए ऐसा है कि वो नहीं, एक बार काउंसलर्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि बी ए गुड लिसनर, आप बीच में कोई क्वेश्चन ना करें जी। लड़की क्या कह रही है, वो कई बार क्या होता है, वो अपना दिल खोल के आपको सारी बात बता के हल्की भी हो जाती है, और उसके बाद उसको कहते भाई पानी पी ले, शांति से बात कर, रोए जा रही फोन पे। शुरू में तो कुछ टाइम मैं भी बैठती थी लाइन पे, तो उसके बाद एक धीरे धीरे बना, हाँ यहाँ कोई सुनवाई हो सकती है जी। तो वो उनकी बात, और उनको ये कहा जाता था कि भाई आपकी निजता बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, आपकी प्राइवेसी में कोई वो नहीं होगा। और कई बार हम बचाव के लिए कि जब एप्लीकेशन आती तो वो लिख के दे देती थी कि मेरी इसमें से कोई चीज़ किसी को नहीं दी जाए, गोपनीय रखी जाए पूरी तरह। तो निजता का एक्चुअल में क्या होता है कि जो ही आपने यदि किसी को आरटीआई में या किसी में कॉपी दे दी, ये इसमें छूट है, आरटीआई में भी इसमें नहीं लागू है पर्सनल फाइल की। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए डिवोर्स का केस चल रहा है, हैरेसमेंट का केस चल रहा है, वहां वो कॉपी निकला के और आपको और हैरेस करेंगे क्रॉस क्वेश्चन में, इसलिए वो निजता का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। हेल्पलाइन हो चाहे एप्लीकेशन आए उसमें, एक बार जब भी आपके पास शिकायत आती है तो उसको आप पब्लिसिटी नहीं करेंगे, उसकी गोपनीयता बनाकर रखेंगे। हमारे होता था कई बार न्यूज़पेपर वगैरह हमें बताइए क्यों आए, कई चीजें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, तो उसमें आप बताए। मैंने कहा देखिए ये केवल काउंसलिंग का काम है, और काउंसलिंग की कोई फाइंडिंग्स नहीं होती जी, बिल्कुल समझाइश चल रही है, और समझाइश का कोई रिपोर्ट नहीं होता। बहुत अहम आपने बात की है। एक और चीज जानना चाहेंगे, ये तो हेल्पलाइन की प्रोसीडिंग है, हम नंबर और भी दोबारा भी हम बताएंगे, ईमेल आईडी भी हम बताएंगे। कई बार जो एक कंफ्यूजन होता है आम आदमी को भी, और जो भी जिसको भी शिकायत करनी है उसको भी, कि मेरे लीगल राइट्स कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन से हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर एक्ट है तो उस एक्ट में मेरे राइट्स कौन से हैं, तो ये कंफ्यूजन कैसे समझें? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात रखी है, और लोग वास्तव में कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वगैरह, फंडामेंटल राइट सब कुछ दिया हुआ है,
और उसको अभी इतना विस्तार में लेने की आवश्यकता नहीं, पर वो हमारे संवैधानिक अधिकार है। हम जितनी भी रिटें लगाते हैं, संविधान हमारे को पावर दे रहा है। जी बिल्कुल। और संविधान ही के आधार पर हम PIL वगैरह लड़ते हैं, जैसे सत्ती वाले में PIL लगाई, या भवरी के केस में हम जैसे विशाखा गाइडलाइन है तो सुप्रीम कोर्ट हम कह सकते हैं हमारा असली हथियार संविधान है। उसमें क्या समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सारा हमारा सिविल उसमें चलता है ना, और सिविल राइट सारे सुरक्षित हैं। अब क्या हुआ, लेकिन बाद में जितने भी एक्ट बने, जैसे 1950 में तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है ना, उसके बाद 54 में पहला स्पेशल मैरिज एक्ट आया। जी बिल्कुल। तो वो आपका उसी में, जब आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज करनी तो उस एक्ट के तहत होगी, वो आपको सारा एम्पावर करता है। फिर 1955 में पीटा एक्ट आया, हालांकि आई एम नॉट हैप्पी। जी जी। बाद में जितने भी कानून बने हैं लता जी, उसमें आप अच्छी तरह से कभी देखें क्या वो संविधान बराबर का हक दे रहा है। और बाद में ये शो करता है कि जब तब भी जुडिशरी उसमें पार्लियामेंट में बैठे लोग, पार्लियामेंटेरियंस में भी कितना जेंडर बाइसनेस रही होगी कि मतलब संविधान बराबर माँ बाप को अधिकार दे रहा है। अब पीटा एक्ट में क्या किया, औरत को ही पेनलाइज करना शुरू कर दिया, जबकि सी इज द विक्टिम, सी इज नॉट द क्रिमिनल। तो ये लड़ाइयाँ लड़ी और जब जाके 2018 में बदलाव आया कि अब उसको पेनलाइज करना बंद किया। कहाँ से 55-56 से लेके और 2018 में जाके, और देखा जाए तो हम अभी भी महिला हिंसा की चर्चा कर रहे हैं 2025 में भी। जितने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, MTP एक्ट है, PCPNDT एक्ट है, चाइल्ड मैरिज एक्ट है, चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, या पोस्ट है कार्यस्थल पर महिला। तो ये सब बाद के कानून। एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, कानून भी बहुत सारे हैं, एक लंबी फेहरिस्त है ना। हम आज़ादी के बाद से ही महिला अधिकारों के लिए आवाज़ मुखर हो रही है, लेकिन आज भी हमारे इंडिया में जेंडर इक्वलिटी वाला इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं कानून भी बनते जा रहे हैं, संशोधन भी होता जा रहा है, तो एक जेंडर इक्वलिटी बेस्ड इकोसिस्टम वो कैसे बन सकता है? ये हालांकि ये ग्रास रूट से ही, घर से ही शुरू होता है। और हमने कई बार सेक्स और जेंडर को अलग करके दिखाया, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। जेंडर जो है वो जेंडर का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, ये एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर एक्टिविटीज वगैरह है। तो ये जेंडर इक्वलिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन, तो उसमें आता है कि ये जो चली आ रही परंपराएं हैं स्टीरियोटाइप, उसमें मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है। अब वो कहीं तो मॉडिफिकेशन हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। अच्छा, कानून आ भी गए हैं, क्योंकि जेंडर बेस्ड पूरे जो वायलेंस है जिसकी मैं चर्चा वाली नहीं करूँ, लेकिन 3 कैटेगरी में डोमेस्टिक वायलेंस पूरे वर्ल्ड में, एंड सेक्सुअल वायलेंस इंक्लूडिंग चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, और थर्ड है प्री बर्थ एलिमिनेशन ऑफ फीमेल फीटस। बिल्कुल, ये साउथ एशियन कंट्रीज में, जबकि सभी के लिए पैरेलल कानून है। तो ये सबके कानून है। डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बन गया, पहले भी क्यों नए कानून की बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो IPC है उसमें स्पष्ट रूप से चीजें नहीं की। IPC है, क्रिमिनल लॉज में सारा IPC है, CRPC, एविडेंस एक्ट है, इधर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो नथिंग इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, नथिंग इज आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की परिधि में ही बनते हैं सारे की सारी चीजें। तो जब भी कोई कानून बजे से सती वाला, भाई मेरे को आर्टिकल 21 कह रहा राइट टू लिव एंड लिव विद योर डिग्निटी, मेरे को जीने का अधिकार है। वो बच्ची कह रही है राइट टू बी बॉर्न, मेरा जन्म, तो हमने सेक्सुअलिटी अबॉर्शन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ताकत दे रहा है, जिसके आधार पर हम लड़ के कानून बनवाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं मेंटेलिटी को हमें चेंज करने की आवश्यकता में है। हमारा ये सारा जो सिस्टम है, हालांकि सालों से हम यही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव तो आ रहा है, लेकिन नए नए एरियाज और खुल रहे हैं। तो जो डीप रूटेड, क्योंकि ये जो जेंडर बायसनेस है वो डीप रूटेड पैट्रियार्की में है, पितृ सत्ता में है, बिल्कुल, और फ्यूडल माइंडसेट है जी। और ये बायसनेस वहीं से आती, घर से। जी बिल्कुल, घर से लड़कियों को बहुत सारी डोरे में बांध देते हैं, ऐसे रहना, ये पहनना, ये आवाज होगी, ये लैंग्वेज होगी, ऊंची आवाज में मत बात कर, ठीक करके। और लड़के के लिए हमने कोई बाइंडिंग्स नहीं लगा। तो अब इतने सालों तक हमने एक को फ्री और एक को, तो लड़की रात को किससे डरती है? तो कहने का मतलब ये है कि हमें घर से बदलाव की शुरुआत करनी होगी, और जितने भी कानून हैं उनका डिस्कशन घरों में भी हो, ड्राइंग रूम में भी हो, ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें। मतलब छोटी छोटी बेयर एक्ट है। जी जी। पर पहले देखिए आप पाठ्यक्रम में सीता गीता है, बकरी चराती है, बच्चे खिलाती है, भैंस चराना, लैंग्वेज हमारे पाठ्यक्रम में डाला ना। मल्टीपल लेयर्स हैं जिस पर काम करने और की लड़के सारे हैं तो स्कूल जाते हैं, पापा ऑफिस जाता, मम्मी कुक्स फूड, पापा गोज टू स्कूल। तो ये ना बुक्स में था, और उन बुक्स में से जितना पॉइजनिंग हमारे ब्लड में होता गया मल्टीप्लाई, मतलब डिस्क्रिमिनेशन पे बहुत डीप रूटेड काम करने की आवश्यकता है। हम दर्शकों को हेल्पलाइन और ईमेल बता देते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का भी। जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो ईमेल आईडी भी नोट कर लें। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो ईमेल आईडी है वो आप नोट करें, complaintscell-ncw@nic
www.ncw.gov.in ये ईमेल आईडी है राष्ट्रीय महिला आयोग का। इस पर आप मेल कर सकते हैं अपनी कंप्लेन। आप चाहे तो पीडीएफ बना लें अपनी कंप्लेन की और वो आप अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का फ़ोन नंबर है 011-26944880। दूसरा नंबर है 2694448883। ये नंबर्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। और वेबसाइट है www.ncw.gov.in। और इसके अलावा राजस्थान महिला आयोग का भी ईमेल आईडी है। अगर आप राजस्थान से हैं तो यहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं rscw@rajasthan.gov.in। यहाँ पर अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा 112 हेल्पलाइन है, 100 नंबर जो है वो पुलिस का कंट्रोल रूम है, और 1090 ये गरिमा हेल्पलाइन का नंबर है जहाँ फ़ोन करके आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। मैम, कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त हो रहा है। अच्छा। आपका एक मैसेज लेना चाहेंगे कि आम लोग इस अधिनियम को लेकर जागरूक बने। जितनी भी संस्थाएं हैं जो महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए हैं, उनकी अपनी प्रतिबद्धता है और कानूनों के प्रति जागरूकता रखें ताकि महिला उत्पीड़न कम हो सके। देखिए, ये जो सारी जानकारी है, क्योंकि ये तो मैं भी मानती हूँ, आप भी सही इसको एग्री करेंगे कि नॉलेज और अवेयरनेस इज अ पावरफुल टूल टू गेट द जस्टिस। आपको न्याय पाना है तो आप सतर्क रहो, सजग रहो। मैं अब क्या होता है, मैं कई बार राय भी देती हूँ कि जो सारे कानून जितने हम बता रहे हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी, और सारे स्कूल कॉलेजेस में भी होना चाहिए। और इसमें छोटे छोटे बैरक और छोटे छोटे बैरक हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, तो कम से कम बेसिक नॉलेज तो उनकी रहे। और बल्कि स्कूल लेवल पे भी हर पाठ्यक्रम में इनका छोटी से वो बना करके डाले जाने चाहिए कि इस कानून का क्या पर्पज है, इस कानून का क्या पर्पज है। तो हाउ टू अप्रोच, एक बार जानकारी हो तो आदमी को लगे कि अब कहाँ जाना है, क्रिमिनल एक्ट तो थाने पे जाना है, क्योंकि थाना तो पहले इकाई है, और थाने के बाद ही फिर आपका चालान पेश होगा, फिर लोअर कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट। जो बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज हो हाउ टू। तो आप कैसे अप्रोच करें, किसको करें और किन परिस्थितियों में करें, कैसे डील होगा, किन से मिलना चाहिए, तो ये जानकारी कहीं महिला संगठन काम कर रहे हैं, महिला सलाह सुरक्षा केंद्र है, महिला डेस्क है, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है, और महिला आयोग भी बहुत सेंटर में है, क्योंकि अभी बोर्ड नहीं है, नई अध्यक्ष है, लेकिन बाकी स्टाफ काम कर रहा है। तो कम से कम अपनी एक एप्लीकेशन तो डालनी चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि हम ही सुस्ती करते हैं, कौन जाए, बदनामी उतना ही कुछ नहीं। एक तो ये सोशल स्टिग्मा से लोगों को ऊपर बाहर आने की जरूरत गिल्ट नहीं, जिसके साथ हुआ उसको तो गिल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और नहीं किसी लड़की को गिल्ट फील करवाना चाहिए। बहुत अहम आपने बात की है कि अगर हिंसा हो रही है, भेदभाव हो रहा है, तो आवाज मुखर करें। आपने बहुत अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कानून से जुड़ी हुई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जानकारी है जो छूट गई है। बारीकी के साथ मैम ने विस्तार से इस कानून पर जानकारी दी है। कानूनों के जानकार बनना आपकी और हमारी साझी जिम्मेदारी है। तो कानून की बात के माध्यम से यही कहेंगे, जागरूक बनिए और दूसरों की मदद भी करिए। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।